वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इंडियन पॉलिटी के आज इस लेक्चर में हम लोग संविधान की मूल संरचना और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि संविधान की मूल संरचना का जन्म कैसे होता है, अर्थात कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ मूल संरचना का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 में आया, उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती कर दी गई। अर्थात जो संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, और चूंकि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो एक वाद आया सुप्रीम कोर्ट में। और वो वाद कौन सा था? शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विचार आया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद में संशोधन की शक्ति है, अर्थात वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और उसने कहा कि जो आर्टिकल 13 है उसमें विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां या कानून ही आते हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते हैं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है या किसी मूल अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन इसके बाद में दूसरा वाद आया, गोलकनाथ मामला आया 1967 में। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यू टर्न ले लिया। इसमें उसने डिसीजन दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं इनमें ना तो संसद कटौती कर सकती है और ना ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। इसमें नया डिसीजन आ गया। अब जब ये नया डिसीजन आ गया गोलकनाथ मामला, तो इसकी प्रतिक्रिया की संसद ने, क्योंकि उसके अधिकार में कटौती हुई थी। तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर दिया। इसमें उसने क्या व्यवस्था की? उसने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया और ये घोषित किया कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करने या उसे समाप्त करने की शक्ति है। इसके अलावा जो आर्टिकल 13 है उसके अंतर्गत एक जो अधिनियम होगा उसे कानून नहीं माना जाएगा। अर्थात अब दोनों मामले कर सकती थी, यानी वो जो भी चाहे संशोधन कर सकती थी, अगर वो चाहे तो वापस ले सकती थी मूल अधिकार को। फिर से अब 24वां संशोधन आ गया तो इसके विरुद्ध फिर से प्रतिक्रिया होनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बात गया, केशवानंद भारती मामला 1973। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को, जो कि गोलकनाथ मामले में दिया था, उसको ओवर रूल कर दिया। और ओवर रूल करके उसने एक नया सिद्धांत दिया, और वो क्या था कि संसद जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कर सकती है? संशोधित कर सकती है। अर्थात उसने जो 24वां संशोधन अधिनियम आया 1971, इसकी वैधता को बनाए रखा, लेकिन उसमें एक नई चीज जोड़ दी। क्या? कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नई चीज जुड़ के आई कि संविधान की मूल व्यवस्था प्रभावित ना हो, बाद बाकी वो किसी तरीके का संशोधन कर सकती है। तो ये नया वाद आ गया अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित, कि आप संविधान की मूल संरचना को ना बदलें, बाद बाकी आपको वापस लेना है तो वापस ले सकते हैं, बदलाव करना है कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब इस मूल संरचना के सिद्धांत के खिलाफ फिर से संसद ने प्रतिक्रिया दी और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। और उसने घोषित किया कि जो संसद है उसकी विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो वो मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है।
लेकिन इसके विरुद्ध फिर से प्रतिक्रिया हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया मामला आया। कौन सा? मिनर्वा मिल मामला 1980 में आया। अब 1980 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर इस तरीके से संसद की संशोधनकारी जो शक्ति है वो असीमित हो जाएगी तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। और ये संविधान की मूल विशेषता है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, तो ये इससे प्रभावित हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस बात में उसने क्या कहा कि जो संविधान है उसने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है। ये बात आई मिनर्वा बिल मामले में। और जो ये लेके आए थे कि असीमित शक्ति है, इसको उसने क्या किया? समाप्त कर दिया कि आपकी असीमित शक्ति नहीं है। इसके बाद में पुनः एक मामला आता है, वामन राव मामला 1981 में। इसमें क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने जो मूल संरचना का सिद्धांत था इसको स्पष्ट किया और कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, अर्थात केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था, उसके बाद जो भी अधिनियम होंगे, उन अधिनियमित जो संविधान संशोधन होंगे, उन सब पर ये मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है इसके बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित सभी संविधान संशोधनों का। तो ये था हमारा मूल संरचना का प्रादुर्भाव कि कैसे जन्म हुआ, किस वाद में क्या क्या चीजें आई। अब बात करते हैं मूल संरचना के तत्वों के बारे में कि मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसाइड किया नहीं कि मूल संरचना क्या है, इसकी व्याख्या नहीं की गई। ये नहीं पता है कि मूल संरचना है क्या, उसके घटक कौन से हैं, ये अभी स्पष्ट करना बाकी रहा। तो ये जान लेते हैं कि उसने, और ये निर्धारित कौन करेगा कि मूल संरचना के तत्व हैं कौन से? तो ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि मूल संरचना के तत्व कौन से हैं। तो ये आगे व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया, बशर्ते इतनी सी बात रखी गई कि मूल संरचना जो संविधान की है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को, चाहे वो मौलिक अधिकार हो ही क्यों ना हो, उसमें संशोधन कर सकती है। बस मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वर्तमान की स्थिति ये है। अब बात करते हैं कि मूल संरचना के तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहली बात है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मूल संरचना का तत्व कौन सा है? भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रकृति, यानी हमारे भारत की जो सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो शक्तियों का विभाजन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये मूल संरचना का तत्व है। साथ ही संविधान का संघीय स्वरूप, ये भी क्या है? मूल संरचना का तत्व है। इसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं प्रभावित होनी चाहिए, ये मूल तत्वों में आए। और कौन से हैं? कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बाद में देखा हुआ था, जब 42वां अमेंडमेंट लेके सरकार आ गई थी तो उसमें न्यायिक समीक्षा प्रभावित हो गई थी। तो सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल संरचना का तत्व है, और जो 42वें अमेंडमेंट में प्रावधान किया गया था उसको नलीफाई कर दिया था। तो इसी तरीके से जो ये तत्व दिए गए हैं इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये प्रभावित नहीं होने चाहिए। ये मूल संरचना के तत्व हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, ये सभी क्या हैं? मूल संरचना के तत्व हैं। आप संसदीय प्रणाली को समाप्त ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में सौहार्द और संतुलन बनाए रखना, इनके बीच संतुलन होना चाहिए, ये मूल संरचना का तत्व है। इसके अलावा समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये क्या है? मूल संरचना का तत्व है। और संविधान संशोधन की संसद की जो
सीमित शक्ति है, ये ध्यान रखना चाहिए। शक्ति कैसी शक्ति है? सीमित है। इसके अलावा न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, सभी की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच होनी चाहिए, ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसे संशोधन नहीं किए जाने चाहिए, वो मूल संरचना के खिलाफ होंगे। इसके अलावा तर्क संगतता का सिद्धांत है। और लास्ट में है आर्टिकल 32, 136, 141 और 142। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार दिए हुए हैं इसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की, जिसमें जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, निषेध, ये सारी रिट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये मूल संरचना का तत्व है आर्टिकल 32, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या है? ये अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से संबंधित है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल 36 उससे संबंधित हो गया। इसके अलावा जो आर्टिकल 141 है, ये किससे संबंधित है? जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा अगर कोई विधि घोषित की गई है तो वो सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, अर्थात लॉ डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका ये मतलब हुआ सभी कोर्ट्स पे उसकी विधियां बाइंडिंग होंगी, बाध्यकारी होंगी। इसके बाद में आर्टिकल 142 जो कहा गया है, ये भी मूल संरचना का तत्व है। और इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्री हैं, आदेश हैं, उनके प्रवर्तन से संबंधित शक्तियां उसके पास हैं, जो कि आर्टिकल 142 में आती हैं। तो ये सब क्या है? मूल संरचना के तत्व हैं और इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा मूल संरचना के तत्व कंप्लीट हो गया। और ये क्या क्या था मूल संरचना में। दूसरा टॉपिक है हमारा संसदीय व्यवस्था, इसके बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। केंद्र में आर्टिकल 74 और 75 के तहत, और राज्यों में आर्टिकल 163 और 164 के तहत संसदीय व्यवस्था की बात करता है, व्यवस्था करता है उसकी। तो जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होती हैं कि वो संसदीय होंगी या राष्ट्रपति प्रकार की होंगी। तो बात करते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था क्या होती है। संसदीय व्यवस्था जैसे कि हमारे यहाँ पे है भारत में, तो इस व्यवस्था में कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद और विधायिका अर्थात संसद। तो कार्यपालिका इसमें अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इस उत्तरदायी होने का मतलब क्या हो गया? अगर ये विधायिका अर्थात संसद, लेकिन विशेषकर लोकसभा की बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, तो लोकसभा अगर चाहे तो कार्यपालिका को हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पास करके। वही दूसरी ओर अगर सरकार की बात करें जो राष्ट्रपति शासन पद्धति की है, उसमें कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह जो सरकार है संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के लिए क्या होती है? विधायिका से स्वतंत्र होती है। इसके अलावा जो संसदीय सरकार है, इसको कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। और यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, इन सब जगहों पर प्रचलित है। वहीं जो दूसरी सरकार है राष्ट्रपति सरकार, वो गैर उत्तरदायी है, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था वाली सरकार होती है। ये अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और श्रीलंका में प्रचलित है इस समय। इसके अलावा जो संसदीय सरकार है, इसको उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें जो कैबिनेट है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और इनका कार्यकाल कब तक रहता है? जब तक उन्हें संसद में विश्वास मत हासिल रहता है। इसके अलावा अभी हाल के कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री है वो काफ़ी
पावरफुल हो चुका है। तो इस तरीके की जो सरकार है इसको प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहने लगे। हालांकि बहुत हद तक देखा जाए तो भारत में भी वर्तमान में यही स्थिति है कि इस सरकार को क्या कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री शासित सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो उनकी शक्तियाँ बहुत हद तक निरंकुश प्रकार की हो जाती हैं। तो भारत में भी ये स्थिति लागू हो रही है इस समय, इसलिए प्रधानमंत्री शासित सरकार कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं संसदीय प्रकार की सरकार की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। सबसे पहले नामिक और वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं। ये संसदीय सरकार की विशेषता है। तो नामित रूप में राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, एक विधित कार्यकारी है और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती हैं, प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। तो जो राज्य का मुखिया है वो राष्ट्रपति वो नाम का है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इसके अलावा आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है वो व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति को जो वो परामर्श देगी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति कैसा हो गया, नाम मात्र के लिए, अर्थात नामित कार्यपालिका हो गया। दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था जैसी है, इसमें क्या है, राजनीतिक दल को जिसको बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में वही सरकार बनाता है, उसी का शासन होता है, और राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व की। तो जो संसदीय सरकार है इसका विशिष्ट सिद्धांत है ये कि इसमें जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और आर्टिकल 75 में ये बात दी हुई है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होगा कि लोकसभा प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा में तो मंत्रिपरिषद हट जाएगी। तो ये क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा राजनीतिक एकरूपता की बात करते हैं। अगली विशेषता है राजनीतिक एकरूपता। तो इसमें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अगर गठबंधन सरकार के मामले में भी हो तो मंत्री जो होते हैं वो सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, क्योंकि किसी एक मंत्री का जो निर्णय होगा वो मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो उनकी विचारधारा होगी वो अगर उससे सहमत नहीं है, मान लो कोई डिसीजन जो है मंत्रिपरिषद ने लिया है, अगर कोई मंत्री उससे सहमत नहीं है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसके बाद में तो ये हो गई राजनीतिक एकरूपता की बात कि उनकी विचारधारा एक जैसी मानी जाती है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता की बात करते हैं। ये भी हमारी संसदीय व्यवस्था की विशेषता है कि हमारे यहाँ जो मंत्री होता है अर्थात कार्यपालिका का वो सदस्य हो गया जो मंत्री हो गया, और वो जो लोकसभा होती है उसका भी सदस्य होता है। तो दोहरी सदस्यता होती है, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। और अपने यहाँ ये भी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने जो मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बशर्ते उसको क्या करना पड़ेगा कि 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर संसद का सदस्य नहीं बन सकता है 6 माह के अंदर तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और वो मंत्री नहीं रह सकता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय सरकार का एक लक्षण क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, जो सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है वही उसका नेतृत्व करता है। इसके अलावा संसदीय सरकार की नेक्स्ट विशेषता क्या है, निचले सदन का विघटन। तो निचले सदन का विघटन अर्थात लोकसभा की बात की जा रही है, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या किया जा सकता है, उसको विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। या फिर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा हो गया तो भी उसका विघटन हो जाता है। अगर पूरा ना भी हुआ हो तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी नए चुनाव के लिए वो राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। कौन, प्रधानमंत्री। और इस तरीके से निचला सदन अर्थात लोकसभा विघटित हो सकती है। इसके बाद में है नेक्स्ट विशेषता, गोपनीयता। तो हमारे यहाँ जब भी जो है मंत्री
जब शपथ लेते हैं तो वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री पद के शपथ लेते समय गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं और वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। अर्थात अपनी जो भी कार्रवाई है, उनकी नीतियां हैं, निर्णय हैं, उनकी सूचना नहीं दे सकते हैं। और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये थी हमारी संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो कौन सी विशेषताएं थी, हमने बात की थी कि इसमें कौन कौन सी होती हैं। नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है तथा निचले सदन का वेतन और गोपनीयता। ये सारे तत्व किसके हैं? संसदीय व्यवस्था की, जो हमारे यहाँ है सरकार की जो संसदीय प्रणाली, उसकी विशेषता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की विशेषता की क्या विशेषताएं होती हैं। तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था देखते हैं। प्रणाली जो है, अगर इसको देखा जाए कहाँ लागू है, तो इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में लागू है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये किसकी विशेषता है? राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार की, जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है और उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसने कोई गैर संवैधानिक कार्य ना किया हो। ये विशेषता है राष्ट्रपति शासन की। इसके अलावा जो ये राष्ट्रपति होता है वो कैसे कार्य करता है? एक किचन कैबिनेट की सहायता से कार्य करता है, जो कैसी होती है? एक परामर्श देने वाली यूनिट होती है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। तो इनका चयन और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये केवल किसके लिए उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। तो ये विशेषता हो गई हमारी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की। इसके अलावा जो इसमें राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यों के लिए जो सदन है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अर्थात कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन भी नहीं कर सकता है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, वैसे वहाँ पे कांग्रेस का निचला सदन लोकसभा, वो भी उसका विघटन नहीं कर सकता है। इसके अलावा शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार होता है। वहाँ पे सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो ये थे संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुणों की, कि संसदीय व्यवस्था के गुण कौन से हैं, क्या अच्छाई है इनमें। तो इसमें सबसे पहली बात, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, क्योंकि जो मंत्री हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल में तो वो सदस्य होते ही हैं। तो दोनों जो ये विधायिका और कार्यपालिका हैं ये सामंजस्य के साथ कार्य करते रहते हैं। तो इसकी वजह से चूंकि दोनों के सदस्य होते हैं एक दूसरे में, तो विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। तो ये इसका एक अच्छाई भरा गुण है कि वो दोनों क्या करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे विकास सुनिश्चित हो, उनके बीच में विवाद नहीं होता है। इसके अलावा उत्तरदायी सरकार, संसदीय व्यवस्था का दूसरा गुण है उत्तरदायी सरकार। तो इसमें उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? संसद कैसे नियंत्रण कर सकती है? प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा उनके कार्यों पर चर्चा की जा सकती है, स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये संसदीय व्यवस्था का गुण है कि आप निरंकुश होकर कार्य नहीं कर सकते, आपको आपकी जवाबदेही बनती है, आपको लोकसभा में अर्थात और संसद में जवाबदेही देनी पड़ेगी, जवाबदेह होना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी विशेषता है इसकी कि निरंकुशता का प्रतिषेध, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैसे एक समूह के रूप में कार्य करती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कि व्यक्ति विशेष की शक्तियाँ चलें, वो निरंकुश रूप से कार्य कर सके, ऐसा नहीं है। हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो इसमें इसके विपरीत दोष भी है, ये लिखा जरूर है, लेकिन जब भी
प्रचंड बहुमत होता है सरकार के पास लोकसभा में या संसद में, दोनों सदनों में, तो उस कंडीशन में जो प्रधानमंत्री है अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो निरंकुश रूप से कार्य भी कर सकता है। बहुत हद तक देखा जाए तो वर्तमान में भारत में ऐसा देखा जा सकता है। ये हम जब अभी संसदीय व्यवस्था के दोष पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ सामने आएगी कि कहाँ पे मंत्रिमंडल किस तरीके से निरंकुश भी हो जाता है। तो संसदीय व्यवस्था के दोष में पढ़ेंगे इसको। तो जहाँ तक जब तक बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत ना हो तब तक ये चीज़ें बैलेंस बनी रहती हैं और निरंकुशता का प्रतिषेध रहता है। ये विशेषता है। इसके अलावा वैकल्पिक सरकार की विशेष व्यवस्था की बात करें, ये भी संसदीय व्यवस्था का एक गुण है। तो अगर सत्तारूढ़ दल है उसने बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विपक्षी दल को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है कि भाई आप आइए और सरकार का, अगर आपके पास बहुमत है, बहुमत जुटा सकते हैं तो आप सरकार का गठन कीजिए। तो वैकल्पिक सरकार की एक इसमें व्यवस्था है जिससे तुरंत चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है और काफ़ी जो धन वगैरह खर्च होगा उससे बचा जा सकता है। तो ये एक अच्छाई है, अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा व्यापक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है कि संसदीय व्यवस्था जो है इसमें कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। मंत्री जो होता है वो क्या होता है, लोगों का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से ये संभव होता है कि जो सरकार के सभी वर्ग हैं और क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, मंत्री कर रहा है। और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि सभी वर्गों और क्षेत्रों से लोगों का मंत्रिपरिषद में चुनाव किया जाए, उसमें असंतुलन ना होने पाए। हालांकि ऐसा कोई संवैधानिक रूप से बाध्यकारिता नहीं है, ना ही कहीं संविधान में ऐसी बाध्यकारिता लिखी हुई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो ऐसी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के दोष की, कि संसदीय व्यवस्था में दोष क्या है। तो सबसे पहली बात है अस्थिर सरकार। इसमें स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं है संसदीय व्यवस्था में कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं। अगर उसने बहुमत खो दिया तो वो सरकार गिर जाएगी, इसलिए सरकार की अस्थिरता रहती है इस व्यवस्था में। दूसरी बात है नीतियों की अनिश्चितता का अभाव। इसमें दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं। क्यों? सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है, पता नहीं कब तक चलेगी सरकार अगर पूर्ण बहुमत में नहीं है तो। उदाहरण के लिए हम 1977 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता सरकार ने जो पूर्व की कांग्रेस सरकार की नीतियां थी उनको पलट दिया, लेकिन 80 में फिर वो सरकार चली गई। इस तरीके से नीतियों की निश्चितता का अभाव रहता है। इसके बाद में मंत्रिमंडल की निरंकुशता की बात करते हैं, जो मैंने अभी बात की थी कि निरंकुशता का प्रतिषेध है, ये इसका गुण था। तो एक परिस्थिति में अवगुण भी हो जाता है। कब हो जाता है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट कैसी हो जाती है? निरंकुश हो जाती है। उसके पास लगभग ऐसे कार्य करने लगती है जैसे कि असीमित शक्तियां हों उसके पास में। तो ये इसका दोष है। इसके बारे में और भी दिया हुआ है कि एच जे लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध कराती है। जब इसमें दिया है कंडीशन कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर वो कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी बताया गया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह रहा है मंत्रिमंडल की निरंकुशता का। और बहुत हद तक देखा जाए तो वर्तमान में भी ऐसी ही स्थिति है, जबकि पूर्ण बहुमत में सरकार है संसद में। इसके बाद में शक्तियों के जो पृथक्करण के विरुद्ध ये दोष कैसे है कि संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका और कार्यपालिका हैं वो एक साथ होते हैं और अविभाज्य होते हैं, और जो कैबिनेट होती है वो विधायिका में भी और कार्यपालिका में दोनों में इसकी नेता होती है। तो इस शक्ति का पृथक्करण कैसे हुआ कि विधायिका की अलग शक्ति और कार्यपालिका की अलग शक्ति? क्योंकि कैबिनेट दोनों में दोनों की नेता है, विधायिका की भी और कार्यपालिका की। तो ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। शक्तियों का विभाजन कैसे होगा जब एक ही व्यक्ति दोनों का नेतृत्व कर रहा है? तो ये हो गए हमारे इसके दोष। इसके अलावा एक और दोष है, वो क्या है? इसमें अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन, ये भी इसका दोष है। आज कोयला मंत्री, कल कपड़ा मंत्री,
और परसों और किसी विभाग में मंत्री। तो इस तरीके से उनके पास में कोई प्रशासनिक कुशलता नहीं होती है, वो कुशलता से परिचालित नहीं होती है, बल्कि वो अपने क्षेत्र में निपुण होते ही नहीं है। और मंत्रियों के चयन में भी प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं, जो लोग हैं उन्हीं में से चयन किया जाना है, और वो किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन, ये भी संसदीय व्यवस्था का एक दोष है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण क्या है। भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गया, ऐसी क्या वजह थी। तो सबसे पहली चीज, भारत में ब्रिटेन का शासन था पहले, तो हम लोग किससे चिर परिचित थे, जो वो संसदीय व्यवस्था चली आ रही थी उससे चिर परिचित थे। तो इसलिए यहाँ पे ये व्यवस्था सोची गई कि जो संवैधानिक परंपरा चली आ रही है, संसदीय व्यवस्था बनी हुई है, उसी को रखा जाना चाहिए। किसी और दूसरी व्यवस्था को लाने का क्या मतलब है जब उससे चिर परिचित हो चुके हैं। तो व्यवस्था से हमारी निकटता थी, बहुत दिन से हम इसको यूज़ कर रहे थे, उसी व्यवस्था से चले आ रहे थे। इसके बाद में दूसरी बात है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। हमारे यहाँ क्या किया गया, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई। स्थायित्व की जगह कि ज़्यादा स्थायित्व वाली सरकार की आवश्यकता नहीं, बल्कि उत्तरदायी सरकार की ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे, जो अमेरिकी व्यवस्था है वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा स्थायित्व देती है, लेकिन उत्तरदायित्व क्या है, कम है उसका। वो जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वहीं अगर हम ब्रिटिश व्यवस्था की बात करें तो वो ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है, लेकिन स्थायित्व बहुत कम है उसमें। बहुमत नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ तो अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है जिसमें जवाब उत्तरदायित्व भी बराबर हो, इसके अलावा स्थायित्व भी हो। अगर स्थायित्व है तो उत्तरदायित्व नहीं है, उत्तरदायित्व है तो स्थायित्व नहीं, एक ना एक चीज़ दोनों में इम्बैलेंस है। चाहे कोई व्यवस्था को उठा के देख लें, चाहे यूएसए की व्यवस्था देखें तो स्थायित्व ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, लेकिन राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व कम होता है। और भारत में इसके विपरीत स्थिति है। ब्रिटेन में भी ऐसी स्थिति है भारत के ही जैसी। तो ये संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता का कारण ये था कि हमारे यहाँ ये विचार किया गया कि उत्तरदायित्व अधिक होना चाहिए, तो इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया, जो बेहतर लगी। इसके अलावा तीसरी बात थी कि संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गया, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में टकराव को कम करने की बात थी। तीसरी व्यवस्था थी कि विधायिका और कार्यपालिका में टकराव ना होने पाए, तो इसके लिए संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अमेरिका में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस टकराव को कम करने के लिए इस व्यवस्था को हमारे यहाँ अपनाया गया। चौथी बात थी कि क्यों अपनाया गया संसदीय व्यवस्था को हमारे यहाँ, तो भारतीय समाज की प्रकृति थी। हमारे जो समाज की प्रकृति है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ विविधता है समाज में। तो इस तरीके की व्यवस्था को अपनाया जाए कि सभी वर्गों को और क्षेत्रों को क्या हो, बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकें, और राष्ट्रीय भावना को भी ध्यान में रखा गया, जिससे कि अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विशेषता को अपनाया गया। कौन सी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अलावा एक विचार और भी आया 1975 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो इस पर विचार करना था कि क्या इसको, संसदीय व्यवस्था को, राष्ट्रपति विशेषता वाली विशेषता जो है, जो हम लोग अमेरिका में देख रहे हैं व्यवस्था को, उस व्यवस्था में बदल दिया जाए। तो इस समिति ने कहा कि नहीं, संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है, इसलिए इसको राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए स्वीकार्यता के कारण हमारे। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है, इसकी बात करते हैं। तो जो ब्रिटिश राजशाही है, भारत में क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, और वहाँ पर कैसी है, राजशाही व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो राजतंत्रात्मक में क्या होता है, जो मुखिया होता है अर्थात राज्य का मुखिया, वो कैसा होता है, आनुवंशिक होता है,
राजतंत्र हो गया वहाँ पे। और हमारे यहाँ मुखिया राज्य का अर्थात राष्ट्रपति वो कैसा होता है, निर्वाचित होता है। तो ये कैसी पद्धति है, गणतंत्रात्मक पद्धति है जो हमारे यहाँ लागू है। उनके यहाँ राजा रानी होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। राजा रानी उनके यहाँ आनुवंशिक होता है। इसके बाद में दूसरा अंतर क्या है, जो ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है। वहाँ पे उसके जो उसने कह दिया राजा ने वो बिल्कुल सही है, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, संसद सर्वोच्च नहीं है, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध है। अगर कोई ऐसा कानून लेके आती है जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान की मूल भावना जो कि भी हम लोगों ने पढ़ी थी, मूल संरचना, अगर उसके विरुद्ध है तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस विधि को, उस अधिनियम को नलीफाई कर सकता है। और हमारे यहाँ लिखित संविधान की व्यवस्था है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक अंतर है। इसके बाद में तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरा अंतर क्या है, भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो लोअर हाउस से होना जरूरी है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। लोअर अपर हाउस दोनों में से किसी से भी हो सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी जो थे वो अपर हाउस से थे और जो वर्तमान में मोदी जी हैं वो लोअर हाउस से हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी हाउस से जो मेंबर है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके बाद में चौथी विशेषता की बात करते हैं। ब्रिटेन में जो संसद सदस्य होते हैं वो बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर वो संसद सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर वो संसद का सदस्य बन जाए किसी भी एक हाउस का। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये अंतर था। इसके अलावा ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कोई कार्यालयीय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना नहीं होता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट की बात की जाती है, जो कि भावी मंत्रालयों के कार्य के लिए तैयार करने जैसी एक भावना होती है उसमें, जबकि भारत में ऐसी कोई कैबिनेट नहीं होती है। तो ये हमारा संसदीय व्यवस्था भी कंप्लीट हो गई। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम। थैंक यू।